हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है बच्चों आज हमारा वो कौन सा है? वो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसकी शुरुआत करेंगे बच्चों हम कहाँ से? इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेम से। इसकी नेम से यानी कि इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करूं इसकी डेफिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ध्यान देना है, इसके एक एक वर्ड का बड़ा यूनिक मीनिंग है। क्या मतलब है? एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट। तो क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं बच्चों एडिशन कंपाउंड से, यानी कि दो सिंपल सोल्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने बात की सिंपल सोल्ट्स की, जैसे हमारे सोल्ट हो गए NiCl2 मान लीजिए, ठीक है, ये एक नॉर्मल कंपाउंड था, मॉलिक्यूलर कंपाउंड था। एक दूसरा मॉलिक्यूलर कंपाउंड था अमोनिया मान लीजिए, ठीक है। ये दोनों आपस में कंबाइन हुए और ये क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो एक तो इसकी क्या खास बात हो गई कि ये कैसे कंपाउंड होते हैं? दीज आर द एडिशन कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड है? दीज आर द एडिशन कंपाउंड, यानी कि दो या दो से ज्यादा सोल्ट से मिलकर ये बने होते हैं। दूसरी बात जो इसमें बताई गई है, ध्यान देना, वो बताई गई है कि दे रिटेन देयर आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन डिसॉल्व स्टेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे ना, किस किस में, जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे एडिशन कंपाउंड के अंदर और किसके अंदर, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डिफरेंस की बात करेंगे, तब हम इसकी बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि पहली बात तो हमने क्या कर ली कि एडिशन कंपाउंड है, कि दो सोल्ट होंगे, नॉर्मल मॉलिक्यूलर कंपाउंड होंगे, तो वो आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाएंगे। दूसरी जो हमने बात की क्या होती है? दे रिटेन देयर आइडेंटिटी। रिटेन आइडेंटिटी, इसको मैंने आपको कहा कि अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा रिटेन आइडेंटिटी का क्या मीनिंग है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये नाम बना है ना कोऑर्डिनेशन, क्यों बना है? बिकॉज इन मॉलिक्यूल्स में बच्चों जो बॉन्डिंग होती है वो किस टाइप की होती है? इनके बीच में बॉन्ड होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। दे हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये नाम हो सकता है आपने सुना हो सकता है नहीं सुना हो। नहीं सुना तो हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर मैं डिफाइन करूं तो दीज आर द काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये एक तरीके का क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। देखिए, आपने तीन तरीके के बॉन्ड पढ़े हुए, आपने अब तक ना बेसिकली नाम जिनका सुना होगा वो तीन तरीके के बॉन्ड है। कौन कौन से? देखिए, जस्ट अ मिनट, इसको रेज करते हैं अपने पहले। आपने कौन कौन से सुने होंगे? आपने सुने होंगे आयनिक बॉन्ड, और कौन से सुने होंगे? कोवलेंट बॉन्ड। ये बेसिक जो टर्म्स है आपने सुनी होंगी। आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं? जो हमें पता है कैसे बनते हैं, जो बनते हैं किसके? इलेक्ट्रॉन्स के गेनिंग और लूजिंग से। उनको अपने क्या बोलते हैं? उनको बच्चों हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किनको बोलते हैं? जो कैसे बनते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। जो कैसे बनते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। फिर ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये क्या हुआ, ये समझेंगे अपने। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा? ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है आज, पता नहीं क्या चक्कर हो गया इसके। तो जनरली हम तीन तरीके की बच्चों बात करते हैं बॉन्ड्स की। कौन कौन से? पहले होते हैं आयनिक बॉन्ड, ये बड़े अच्छे बेसिक कंसेप्ट है, इनको अच्छे से समझना। दूसरे हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरा जो हम आज अच्छे से पढ़ने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें आपको सिंपली पता है, क्या पता है? आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में हमें पता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड में होगा शेयरिंग, यानी कि मैं कहूं कि एक पर्टिकुलर वर्ड इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग होगी। इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल शेयरिंग का मतलब कि जितने एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा ना, उनके बीच में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। जैसे देखिए, यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखिए कोवलेंट बॉन्ड से कैसे होगा। ये एक H के पास इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा एक H के पास इलेक्ट्रॉन है। ओके। अब इनको बॉन्ड बनाना है तो क्या करेगा? H ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस H के साथ में, और ये H किसके साथ में करेगा? इस H के साथ में। तो यहाँ पे क्या हुआ? इक्वल शेयरिंग हुई। अगर इस H का एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे H का भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहते हैं? इक्वल शेयरिंग। तो कोवलेंट बॉन्ड कब बन रहा है? इक्वल शेयरिंग है। अब आते हैं हमारे हीरो पे, इस पिक्चर का जो हीरो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहली बात तो ये कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है बच्चों?
एक काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, यहाँ पे भी क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे एक मैं वर्ड लिखता हूं, क्या, अनइक्वल। क्या है ये, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका क्या मतलब है, अनइक्वल का मतलब है, यहाँ पे तो क्या था, कोवलेंट बॉन्ड में तो भाई एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, है ना, कि जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा था, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का था, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का। लेकिन यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन ही किसी एक एटम के होंगे। यहाँ पे यह क्या होगा, शेयरिंग तो होगी, लेकिन शेयरिंग कैसी होगी, अनइक्वल होगी। कैसे, समझ नहीं आया होगा, समझिए। मैं बात करता हूं एक कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल, जैसे ये सी है, ये ओ है। कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया। अब बात करूं मैं किसकी, मान लीजिए बात करते हैं अपने ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऑक्सीजन पे ड्रॉ कर दिए। अब हमें पता है क्या करेंगे, वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग करनी है भाई। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ऑक्सीजन तो बड़ी इजीली 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ये लो, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन देखो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये लो, कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। लेकिन शेयरिंग के बाद भी कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6। अरे शेयरिंग हो गई, कार्बन के वैलेंस शेल में फिर भी कितने इलेक्ट्रॉन, 6, ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना कैसे। अब समझो यहाँ पे क्या हो गया, जब ये इक्वल शेयरिंग हुई, अब तक क्या हुई थी बच्चों, इक्वल शेयरिंग हुई दोनों के बीच में, कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे देख लो, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बन गए दो। अब क्या होगा, अब इस महाशय ऑक्सीजन महाशय का वैलेंस शेल है कंप्लीट। ये क्या कहेगा, इस गरीब को देख रहा है, ये कार्बन गरीब है, दरिद्र, ठीक है। अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर्स इसके पास पड़े हैं। तो ये क्या करेगा, इसको तरस आएगा, अभी भाई कोई बात नहीं, दान पुण्य हम भी करते हैं थोड़ा बहुत। ये क्या कहेगा, अभी भाई मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ये ले, मार मजे। इसने क्या किया, ये जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये शेयर कर दिए किसके साथ में, कार्बन के साथ। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। कार्बन का क्या है, कुछ नहीं, कार्बन की खाली झोली है, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन ने क्या किए, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। अब तीसरा बॉन्ड जो बना है, ये वाला बॉन्ड जो बना है बच्चों, ये किस टाइप का बॉन्ड है, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे इस तीसरे बॉन्ड में क्या हुआ है, तीसरे बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग हुई है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल में क्या हो गया, 2 तो हमारे कोवलेंट बॉन्ड हो गए और तीसरा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपने क्या देखा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक बात और आ गई हमारे पास। अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करूं बच्चों, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या बात आ गई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक होता है डोनर और दूसरा होता है एक्सेप्टर। क्या होता है, एक्सेप्टर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा शेयर करने के लिए और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो चलो वापस से डेफिनेशन पे, अब अच्छे से क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन भी। क्या था देखो, अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, देखो, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आल्सो कॉल्ड है dative covalent bond, इनको dative covalent bonds भी बोलते हैं, is a covalent bond shared pair of electron in which both electrons come from the same atom. Okay, the atoms are held together because the electron pair is attacked by the both of nuclei, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे ना, वो दोनों एटम के न्यूक्लियाई के बीच में क्या होंगे, शेयर होंगे। ओके बच्चों, समझ में हुआ, आया ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, बेसिक चीज पता चली। तो हमें देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे ही देखो मैं पहले भी बताता हूँ अपने वीडियोस में कि भाई पिक्चर नहीं बनती ना जब तक किसी चीज की, भी मैं कोई वर्ड बोल रहा हूँ केमिस्ट्री का और उसके रिलेटिव कोई मेंटल इमेज नहीं बन रही, तब तक समझ लेना कि मेरे को चीज समझ नहीं आई। जैसे ही मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलूं, है ना, तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर कोऑर्डिनेट कंपाउंड की सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कैसे बनेगा, एडिशन कंपाउंड होगा, 2 मॉलिक्यूल के मिलने से बनेगा। और तीसरी बात जो इस दिमाग में झट से आनी चाहिए कि भैया ये अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बेसिक चीजें पढ़ी हमने, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया था, एक तो एग्जांपल कौन सा था हमारा, NaNH3 6Cl2 वाला, एक ये जैसे ये हो गया हमारा पोटेशियम फेरोसाइनेट, ये भी क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। तो आगे हम बहुत सारे एग्जांपल पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये इसकी बेसिक नॉलेज थी कि क्या होता है, कैसे फॉर्म होते हैं। अब देखो मैंने शुरुआत में बात की थी कि एडिशन कंपाउंड,
एडिशन कंपाउंड मैंने आपको बताया था बच्चों कि एडिशन कंपाउंड कौन से होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा सिंपलर कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। तो एडिशन कंपाउंड क्या है, कंटेन्स टू और मोर सिंपलर कंपाउंड्स दैट कैन बी पैक्ड इन ए डेफिनेट रेशियो इनटू ए क्रिस्टल। अब सुनो, मैंने आपको कहा था कि एडिशन कंपाउंड दो तरीके के होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एडिशन जब दो सोल्ट या दो कंपाउंड आपस में बनते हैं तो भाई मुंह उठा के सीधा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बन जाएगा, नहीं। दो तरीके के एडिशन कंपाउंड बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं बच्चों, एक बनता है हमारे पास डबल सोल्ट और दूसरा होता है कौन सा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान देना, दो तरीके के कंपाउंड बनते हैं, एडिशन कंपाउंड दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दूसरे होते हैं डबल सोल्ट। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के मिलने से बनता ही है। एक ये जो डबल सोल्ट नामक चीज आई है ना, ये भी कैसे बनेगा, जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे फिक्स रेशियो के अंदर, तब बनेगा। तो अब तो समस्या आ गई कि सर भाई कैसे डिफरेंस करेंगे हम कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से हैं, डबल सोल्ट कौन से हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये आइडेंटिफाई करने के लिए चलो वापस से डेफिनेशन के अंदर, ये देखो। अब डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फर्क कहाँ आएगा, डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फर्क आएगा बच्चों यहाँ, कि डबल सोल्ट क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं डिसॉल्व्ड स्टेट में। अब इसका क्या मतलब है समझेंगे। चलो चलो भैया, चलो चलो नीचे वाली स्लाइड पे चलो, आ जाओ। अब तुम्हें कुछ बताता हूँ डबल सोल्ट। डबल सोल्ट की डेफिनेशन देखो क्या होती है। Double salts are the compounds which are formed by two apparently saturated compounds, but they lose their identity when dissolved in water. अब सुनो, ये आइडेंटिटी लूज, आइडेंटिटी रिटेन, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है बच्चों, ये मैंने एक एग्जांपल लिया किसका, डबल सोल्ट का। मोर सोल्ट 12th वालों और 11th वालों प्रैक्टिकल के अंदर ये नाम बहुत आएगा, मोर सोल्ट। ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल सोल्ट। सर कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि जैसे तुम इसको डिसॉल्व करोगे वाटर में, क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे, तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा। कैसे, जैसे तुम इसको डिसॉल्व करोगे ना, इसके अंदर जितने आयंस हैं, जितने आयंस, ये उन सब में डिसोसिएट हो जाएगा। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें Fe+2 दिख रहा है, और तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है SO4-2, और तुम्हें क्या दिख रहा है, NH4+ दिख रहा है। ये सब के सब आयंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। यानी कि ये जो अपनी मोहर साल्ट वाली आइडेंटिटी थी ये लूज कर देगा और पर्टिकुलर आयंस के टेस्ट दे सकता है। यानी कि इस सॉल्यूशन में, इस डिसॉल्व स्टेट में अगर तुम Fe+2 का लगाओगे टेस्ट तो ये पॉजिटिव देगा, SO4-2 का लगाओगे तो पॉजिटिव देगा, NH4+ का लगाओगे तो भी पॉजिटिव देगा। तो ये क्या करेगा, जैसे डिसॉल्व कर दोगे ये क्या कर देगा, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। यानी कि जितने भी इसमें आयंस हैं उन सब में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टू लूज देयर आइडेंटिटी। इसका मतलब होता है कि इसने अपनी आइडेंटिटी क्या कर दी, लूज कर। ऐसे ही जान देखो दूसरा एग्जांपल हमारे डबल सोल्ट का, पोटाश एलम, तुम्हारी फिटकरी, ये भी किसका एग्जांपल है, डबल सोल्ट का। क्यों, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट के मिलने से बनी है। ऐसे ही तुम इसको बॉडी में पानी में डिसॉल्व करते हो तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम प्लस SO4-2 एल्यूमिनियम+3, सबके सब आयन में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसे एक और एग्जांपल क्या है, कार्नेलाइट, ये भी क्या है, डबल सोल्ट का एग्जांपल है। तो सिंपली क्या मतलब हो गया, डबल सोल्ट आल्सो आर काइंड ऑफ एडिशन कंपाउंड, बट दे लूज देयर आइडेंटिटी इन डिसॉल्व स्टेट। वो अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, अपनी जो परफेक्ट जो क्रिस्टलाइन जो उनकी जो स्ट्रक्चर थी या जो प्रॉपर्टी थी वो क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। होप्सो क्लियर हुआ होगा एडिशन कंपाउंड के। अब आओ हमारे हीरो पर, कौन से पर, इस पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या मतलब है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे लूज नहीं करता आइडेंटिटी, ये देखो। अब मैं कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, कैसे देखो। ये मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा, कौन सा, ये मान लीजिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिख दिया, FeCN6। अब जैसे तुम इसको डिसॉल्व करते हो बच्चों, तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। ये किसमें टूटता है, 4K+ प्लस FeCN6 -4। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स आयन, ये सॉलिड स्टेट और डिसॉल्व स्टेट दोनों में क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ये कॉम्प्लेक्स मेंटेन रहता है। इसको बोल रहे हैं हम कि भाई ये कॉम्प्लेक्स कभी नहीं टूटेगा। यानी कि तुम इसका सॉल्यूशन में, मान लीजिए कंटेनर में है, सॉल्यूशन में है, तुम इसमें Iron+2 का टेस्ट चाहोगे ना तो ये Iron+2 का टेस्ट नहीं देगा। तुम चाहोगे Cn- का टेस्ट दे दे तो Cn- का टेस्ट नहीं देगा ये।
इसका मतलब है कि ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। ये यहां भी कॉम्प्लेक्स था, ये यहां भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट वाला सिस्टम है ना, ये कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये अपनी आइडेंटिटी डिसॉल्व स्टेट में भी लूज नहीं करता, यानी कि वहां भी किस फॉर्म में रहता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। तो समझ में आया क्या मतलब होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का? तो फिर से वही बात, जैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आए तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आने चाहिए कि भाई एडिशन कंपाउंड है। एडिशन कंपाउंड के बाद में ये आइडेंटिटी लूज नहीं करते डिसॉल्व स्टेट में। तीसरी बात, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फिर सेम इज क्या करेगा भैया, एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। या तुम वर्ड दिमाग में रखो अनइक्वल शेयरिंग, जो क्या करते हैं, अनइक्वल शेयरिंग करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये बेसिक था किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। अब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीजें होती है वो हम समझते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ने वाली चीजें क्या क्या है। ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या होता है, ये देखिए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्या क्या पार्ट होते हैं ये समझिए। सबसे पहले ये एक ब्रैकेट होता है, ये बड़े वाला ब्रैकेट दिख रहा है ना तुम्हें, ये वाला, इसको जनरली बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स स्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखना, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर दो आइटमें होंगी। कौन कौन सी आइटमें होंगी? एक आइटम होगी सेंट्रल मेटल एटम और एक आयन। या तो सेंट्रल मेटल एटम होगा या सेंट्रल मेटल आयन होगा। जैसे यहाँ पे आयरन हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन। और दूसरे आइटम क्या होगा, दूसरा आइटम होगा लिगेंड। दूसरा आइटम क्या होगा, लिगेंड। इस ब्रैकेट के अंदर दो ही चीजें होंगी, एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, एक लिगेंड होगा। अब इस ब्रैकेट के बाहर जो चीज होगी, अब देखो यहाँ पे पोटेशियम लिखा हुआ है, ये इधर वाली साइड लिखा हो सकता है किसी कंपाउंड के अंदर, जैसे आपको मैं ये बात करूं, किसी कंपाउंड के अंदर ये इधर वाली साइड भी लिखा हो सकता है ना। ब्रैकेट के बाहर जो भी माल लिखा हुआ है उस माल को बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। तो वो सिर्फ चार्ज बैलेंस करने के लिए, वो काउंटर करने के लिए है चार्ज को, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। तीन चीजें बताई मैंने। सबसे पहले ब्रैकेट में क्या क्या आइटम होगी हमारे पास, सेंट्रल मेटल आइटम, और क्या होगा, लिगेंड होगा। ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, काउंटर आयन होगा। ब्रैकेट को क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हो, कॉम्प्लेक्स स्फीयर बोलते हो। ये सारा किसको बोलते हो, बड़े ब्रैकेट को बोलते हो। तो आपको पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या होता है, भाई सेंट्रल एटम होता है और लिगेंड होता है, ठीक है। अब ये लिगेंड एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और क्या होता है, और ये नंबर लिखा होता है, देखो इसके पैर में नंबर लिखा होता है, लिगेंड के पैर के अंदर। ये जनरली किसको शो करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करता है। ये किसको शो करता है, कोऑर्डिनेशन को। एग्जैक्टली नहीं कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, आगे हम बात करेंगे कि मोनोडेंटेड लिगेंड या इस तरीके से। तो ये जनरली शो करता है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं। जैसे आयरन ने साइनाइड के साथ में, या साइनाइड ने आयरन के साथ में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, 6 बॉन्ड बनाए, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो यहाँ पे कितने बने हुए हैं, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने। जैसे इसमें बात करूं, अमोनिया के पैर में भी क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। जैसे मैं लिख दूं AgCN2 माइनस, तो Cn के बारे में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। इस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगेंड होता है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और क्या होता है, काउंटर आयन होता है। अब हमें धीरे धीरे पढ़ना है कि क्या चीज क्या होती है। वैसे तो वर्बली मैंने तुम्हें बता ही दिया कि ये जो ब्रैकेट है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक मेटल होता है और एक लिगेंड होता है। फिर भी इसके डेफिनेशन वगैरह देख लो, बाद में तुम्हें लगेगा डेफिनेशन नहीं बताई हमें, है ना। चलो देखते हैं इसकी डेफिनेशंस। देखिए क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, देखो क्या है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर रेफर्स टू द सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड अटैच्ड टू इट इन अ फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट इज इनक्लोज्ड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो किसमें होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। अब ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी 3 तरीके की होती है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है ना हमारे पास, ये 3 तरीके का होता है। ध्यान दो भाई, ध्यान दो, इधर दो। ये जो कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं ना, ये ब्रैकेट हमारे पास 3 तरीके का होता है।
ये ब्रैकेट, ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये वाला स्फीयर, ये 3 तरीके का होता है। कैसा? पहला होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और तीसरा होता है हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तीसरा क्या होता है हमारे पास? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो नाम से ही पता है कैटायनिक का मतलब क्या हो गया? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। अगर यहाँ पे क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कैटायन यानी कि इस बॉक्स पे क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे? अपने कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, CuNH3 6 +2, यहाँ पे प्लस लग गया, तो ये क्या हो गया? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ऐसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स जिसके ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाए? नेगेटिव चार्ज आ जाए, AgCN2 माइनस, ये क्या हो गया? एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। और अगर बात करूं मैं इसकी, जैसे FeC2O4 3 ये भी क्या है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जिस ब्रैकेट पे क्या हो? कोई चार्ज ना हो, उसको अपने क्या बोलते हैं? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे NiCO4, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो भी क्या होता है? अलग अलग तरीके का होता है। कैटायनिक हो सकता है, एनायनिक हो सकता है, ठीक है, और कैसा हो सकता है हमारे पास? और हो सकता है हमारे पास न्यूट्रल। ठीक है, इसी तरीके से है। तो ये बेसिक बातें की बच्चों हमने कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की, ये मैंने बता दिया है। तुम्हारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आज हमने बेसिक बेसिक बातें की हैं, डेफिनेशंस की बातें की हैं। आगे हम बात करेंगे मेटल के डेफिनेशन की, मेटल आयन क्या होता है, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के टाइप क्या होते हैं, ये सारी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।